Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is slime mold और myxomycota। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड वर्ड जो स्लाइम है, इसी से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि स्लाइम जो होगा ये एक क्या होगा, एक ये जेलेटिनियस मटेरियल होगा, जेली की तरह का मटेरियल होगा। ठीक है ना। तो जिस तरह आपने स्लाइम्स भी बहुत दफ़ा देखी हुई और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर शेप कैसी होती है। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड फंगस होते हैं। ठीक है ना। लोअर फंजाई जो होती है ना, उसको हम जो होते हैं प्रोटिस्टा, और स्लाइम मोल्ड क्या है, ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। तो जो लोअर फंजाई होगी ना, ठीक है, जो कि फंजाई की कुछ कैटेगरीज से उनका जो करेक्टर होगा वो डाइवर्ज कर रहा होगा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया जाता है एज ए फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इनको हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। लोअर फंजाई होती है, और इसको फंजाई के ग्रुप से क्यों निकाला गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स प्रेजेंट थे जो कि नहीं उस चीज़ को पूरा कर रहे थे, जो रिक्वायरमेंट्स है एक यूनिक फंजाई होने के लिए, एक ट्रू फंजाई होने के लिए। तो स्लाइम मोल्ड की हम बात करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड का जो फीडिंग स्टेज होगा उसको हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, फीडिंग स्टेज, और रिप्रोडक्टिव स्टेज है स्लाइम मोल्ड का, उसमें स्पोर्स बनेंगे। तो ज़्यादातर जो फंजाई होती है ना, आपने एक बात अपने दिमाग में रखनी है, जो फंजाई के ज़्यादातर ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी बैठ के बस खाई जाना है, खाई जाना है, जब तक फेवरेबल कंडीशन है ना उन्हें एज ए प्लाज्मोडियम या एज ए सिंपल बॉडी फॉर्म, जब मैं जनरल की एक बात कर रही हूँ, ठीक है ना, तो उसमें उन्होंने खाई जाना है, मतलब कि बैठे हैं भाई, हमें कोई काम नहीं है, हमने बस खाना है। लेकिन उसके बाद जब क्या होगा, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई, बड़े बुरे हालात आने शुरू हो गए, पता चल रहा है कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट आने वाला है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है ना जब कोई बुरे हालात आने होते हैं, है ना। ठीक है ना। तो जब आहिस्ता आहिस्ता खुराक की कमी महसूस होनी शुरू हो गई और इनको पता चल गया कि भाई अब तो हमारी कॉलोनी ख़त्म हो जानी है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सट्रीम कंडीशंस आ रही हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं, वो मुझे नहीं रही हैं पहले वाली जो बैठ के खाने वाली। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जल्दी जल्दी से ना रिप्रोडक्टिव जो हो गई अपना साइकिल वो शुरू कर देना है और स्पोर्ट्स बनाने शुरू कर देने हैं। तो वो क्या होगा, एक होती है फीडिंग स्टेज, एक होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। फीडिंग स्टेज है मौजों वाली स्टेज, जब कोई फिक्र नहीं है, फेवरेबल कंडीशन है, खाना मिल रहा है, जहाँ से मर्जी आ रहा है, बस आ रहा है, खाई जा रहे हैं। ठीक है ना। चाहे किसी डिकम्पोजिशन से मिल रहा है, चाहे वो अमीबा वगैरह हैं उनको निगल के मिल रहा है, किसी तरह मिल रहा है, क्रीपिंग से मिल रहा है। ठीक है ना। तो वो बस खा रहे हैं। लेकिन जो है ना रिप्रोडक्टिव स्टेज, वहाँ पे क्या हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन आई, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाने हैं, पता चल गया है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं, खुराक की कमी होनी शुरू हो गई है, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होने लग गया है। ठीक है ना। तो क्या होगा, फिर उनकी सेंसेस में ये चीज़ आनी है कि अब हमने क्या करनी है, अब हमने करनी है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कौन सी करेंगे, ये वाली स्पोर्स वाली। क्लियर। तो सबसे पहले अब क्या हुआ, फीडिंग स्टेज। फीडिंग स्टेज क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएट। व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी का मतलब होता है मैनी और न्यूक्लिएट का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो बहुत से न्यूक्लियस वाला। ठीक है ना। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कि बहुत ज़्यादा मैनी न्यूक्लियस। मास ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मास होगा। साइटोप्लाज्म से हम बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक जेलाटिनस मास होता है। ठीक है ना। एक जो होते हैं जो सोल और जेल से मिलकर बना होता है, एक जिस तरह आप कह सकते हैं जेली टाइप मास होता है। ठीक है ना। तो एक जेली टाइप मास होगा और उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस इस तरह पड़े होंगे। ठीक है ना। इस तरह एक जेली लाइक मास है, जिस तरह मेरा हाथ, और इसके अंदर सोचें आप, इसके अंदर डिस्पर्स है बहुत से न्यूक्लियस, और हर न्यूक्लियस क्या होगा, डिप्लॉयड होगा नेचर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि प्लाज्मोडियम के अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब कि 1 2 3 नहीं पाए जाएंगे, मतलब मैनी पाए जाएंगे। ठीक है ना। और हर न्यूक्लियस क्या होगा, वो होगा डिप्लॉयड इन नेचर। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएट मास है साइटोप्लाज्म का। ठीक है। जो क्रीप करता है, कैसी, कौन सी मूवमेंट, क्रीपिंग। आपको पता है क्रीपिंग मूवमेंट कौन सी होती है, रेंगने वाली, जिस तरह वो कीड़े मकोड़े शो करते हैं, सूंडियाँ शो करती हैं, वो वाली मूवमेंट। तो ये ग्रो कितना करता है, प्लाज्मोडियम ग्रो करता है 1 फीट तक, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ होती है वो होती है 1 फीट। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्या, ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम की। ये जो ग्रीन है ये इसके जो है वो पेरिफेरी साइड्स है, मतलब किनारे हैं, और दरमियान में जो रेड कलर से मार्क किए हुए हैं ये न्यूक्लियस है। तो हर न्यूक्लियस मैंने लिखा हुआ है 2n, मतलब कि डिप्लॉयड होगा हर न्यूक्लियस नेचर के अंदर। तो फीडिंग स्टेज में क्या होगा, ये उसकी करेक्टर्स है फीडिंग स्टेज की। कौन सी स्टेज, प्लाज्मोडियल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क बनता है। मैश का मतलब क्या है, एक जाल सा रहता है। ठीक है। क्रीप मतलब कि वो जो नेटवर्क होगा ना, वो जो जाल होगा
वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सूंडियाँ वगैरह रेंगती हैं इसी तरह वो ज़मीन के ऊपर रेंगेगा, किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर वो रेंगेगा, क्रीप करेगा ओवर डैम्प, बहुत गीले और डिकेइंग लॉग्स। लॉग्स कहते हैं जिस तरह लकड़ी है, कोई दरख्त है, उसका जो स्टेम है वो टूट गया, उसके टुकड़े हो गए, जो उसके जो होते हैं ना बचे हुए पार्ट, जो किसी भी लकड़ी के किसी भी वुड के, तो उसको हम लॉग्स कहते हैं। तो डिकेइंग लॉग्स ऐसी लॉग्स जिसके अंदर पहले से ही डिकम्पोजिशन हो चुकी है, लकड़ी है जो वो गल सड़ चुकी है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो था वो था फेवरेबल, वो था मॉइस्चर इन्वायरमेंट। हमेशा फंजाई के लिए जो इन्वायरमेंट होता है या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के लिए ग्रो करने वाला इन्वायरमेंट मॉइस्चर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर डिकेइंग लॉग्स या फिर गीली जो होगी वो गली सड़ी जो होगी वो कोई लकड़ी है, तो उसके ऊपर जो क्रीप करते हैं प्लाज्मोडियम, ये इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को, यीस्ट को, या उसके अलावा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो वहाँ पे जो पहले से मौजूद थे डिकेइंग जो सब्सटेंस थे, डिकेइंग सब्सटेंस और उनको डिके करने वाले ऑर्गेनिजम्स, उनको ये निकल लेते हैं, उनके ऊपर आ जाएंगे, जिस तरह अभी एक जेली सी होती है, ठीक है। तो इसी सरफेस के ऊपर कोई भी जो है वो जो बैक्टीरिया वगैरह या फिर अमीबा वगैरह है, तो जब इस जेली ने, ये जेली है, ये एक सरफेस है, जब इसने इसके ऊपर इस तरह क्रीप करना है तो क्या होगा कि वो जो नीचे वाला मटीरियल है सरफेस के ऊपर पहले से पाया रहता है, तो उनको, उनके लिए इन्वायरमेंट जो होगा वो अनफेवरेबल होगा, ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे होगी, और उसके अलावा इन्होंने वहाँ पे एंजाइम्स रिलीज करने हैं प्लाज्मोडियम ने, और वहाँ पे उन चीज़ों की बैक्टीरिया की डिकेइंग, बैक्टीरिया के यीस्ट वगैरह की वहाँ पे डेथ हो जाएगी और उन्होंने उनको इन्गल्फ कर लेना है। फिर उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, किसकी, प्लाज्मोडियम की या फिर स्लाइम मोल्ड की रिप्रोडक्टिव स्टेज है स्लाइम मोल्ड की। तो मैंने आपको पहले बताया कि रिप्रोडक्शन तभी करनी है जब इनको ये पता चल गए कि अब खाने वाले दिन नहीं है, अब क्या हो रहा है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है, जिसकी वजह से अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन बिल्कुल आ जाएगी तो हमारी पूरी कॉलोनी तबाह हो जाएगी। फिर इनको ये होता है कि हम जल्दी जल्दी से रिप्रोडक्शन करें, ताकि क्या होगा कि वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो होगा इन्वायरमेंट वाले हम स्पोर्स प्रोड्यूस करें, जो कि स्पोर्स जो होंगे वो डोरमेंट स्पोर्स जो होंगे जो कि उस अनफेवरेबल कंडीशन को बियर कर जाएंगे, उस अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करने वाले वो स्पोर्स ये प्रोड्यूस करेंगे, ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन है पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो स्पोर्स कभी नहीं डिस्ट्रॉय होंगे। अब वो एज ए एक जेनेटिक मटीरियल ना इनके, मतलब जिस तरह एक विरासती मादे के तौर पे वो वहाँ पे बच जाएंगे, क्योंकि अगर वो स्पोर्स नहीं होंगे और अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इनका कोई नामो निशान भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर वो स्पोर्स जो होंगे वो बन गए तो क्या होगा, पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो रही, जो एक भी स्पोर जो होगा ना वो आगे जर्मिनेट करके होल कॉलोनी बना देगा, ठीक है ना। तो वो स्पोर जो होंगे वो डोरमेंट होंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन और प्रोड्यूस किया करेंगे कौन, प्लाज्मोडियम से बनेंगे। तो इनके अंदर होता ये भी है कि जो स्पोर्स होते हैं ये बियर कर जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को, अगर वो नहीं होंगे तो अनफेवरेबल कंडीशन में पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन आई। अब यहाँ पे एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्लाज्मोडियम में कौन से न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस, और कौन से होते हैं वो डिप्लॉयड 2n न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हमें हमेशा जो स्पोर होता है ना, अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर देख रहे स्पोर हमेशा 1n होता है, तो यहाँ पे तो हमारे पास न्यूक्लियस 2n था, तो स्पोर कैसे 1n है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या हुई, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, वहाँ पे होगी मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस में हुई मियोसिस, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया अभी, तो वहाँ पे बन गए रेजिस्टेंट स्पोर। रेजिस्टेंट स्पोर्स मतलब कि स्पोर की जो सरफेस है उसको बहुत से थिक मटेरियल्स ने कवर किया होता है, हार्ड मटेरियल्स ने कवर किया होता है, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त कर ले। तो आगे फिर क्या होगा, जो स्पोर्स होंगे ना ये आगे चेंज हो जाएंगे बाइफ्लैजेलेटेड सेल्स के अंदर। आप यहाँ पे ये देख भी सकते हैं, ये था डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें हुई मियोसिस। मियोसिस के बाद जहाँ जहाँ न्यूक्लियस था वो आगे चले गए स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजियम ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर बने स्पोर्स, और ऐसी स्टाक जिसके ऊपर स्पोरेंजियम लगता है उसको हम कहते हैं स्पोरोफोर।
तो स्पोर्स बाद में जब रिलीज होते हैं तो वो बायोफ्लैजेलेटेड ज़्यादातर कंडीशन में होंगे। बायोफ्लैजेलेटेड स्पोर्स वो होते हैं जिनके एंड पे 2 फ्लैजला होता है। अब वो बायोफ्लैजेलेटेड स्पोर्स हैं, अब उनके अंदर हुई है माइटोसिस, स्पोर्स बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होनी है माइटोसिस, क्यों? क्योंकि स्पोर्स 1n नेचर के अंदर, और 1n को आप 0.5n में किसी भी कंडीशन में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर माइटोसिस का केस हो तो माइटोसिस से जब डिवीजन होती है तो एक सेल 2 में कन्वर्ट होता है और नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस एक सेल 4 में डिवाइड होता है और नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हाफ हो रहते हैं, और यहाँ पे 1n है तो यहाँ पे अब होगी माइटोसिस, क्योंकि हमने 0.5n का कभी कोई नहीं देखा है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगी माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहेंगे लेकिन सेल्स डिवाइड करेंगी। जब भी बॉडी में सेक्स सेल्स के अलावा कोई भी सेल्स बनेंगे वहाँ पे माइटोसिस होगी। लेकिन जब भी हमने बनाने हैं कोई ग्रो करने वाले सेल्स वहाँ पे मियोसिस होगी। तो यहाँ पे हमने बॉडी आगे बनानी है स्पोर से तो माइटोसिस होगी। माइटोसिस में क्या होगा कि स्पोर जो होगा वो आगे जर्मिनेट करेगा, उसके अंदर फर्दर डिवीजन्स होंगी। माइटोसिस से सेल प्रोड्यूस होते रहेंगे और माइटोसिस के अमल से एक पूरी प्लाज्मोडियम बन जाएगी। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये सारा पढ़ के हम यहाँ तक आए थे रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर। फिर हमने उसके अंदर रिप्रोडक्शन का बताया, फिर हम दोबारा प्लाज्मोडियम में आए। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसमें किसी किस्म के गैमेट्स नहीं बने हैं, जस्ट प्लाज्मोडियम था। प्लाज्मोडियम 2n था, मतलब कि डिप्लॉयड थे उसके अंदर न्यूक्लियस। तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या हुई मियोसिस, मियोसिस से बने स्पोर्स, स्पोर्स से 1n, स्पोर्स के अंदर हुई माइटोसिस, माइटोसिस से क्या बनेगा माइटोसिस से फिर प्लाज्मोडियम बन जाएगा। आप एक साइकिल के तौर पे भी इसको याद रख सकते हैं। प्लाज्मोडियम 2n था तो मियोसिस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है ना। तो मियोसिस होगी, 2n था, मियोसिस में 1n जो होंगे वो स्पोर्स बनेंगे। 1n स्पोर्स है क्योंकि 1n तो 0.5n में नहीं चेंज हो सकता, इसलिए यहाँ पे होगी माइटोसिस। माइटोसिस से फिर आगे पूरा प्लाज्मोडियम बन गया, ठीक है। पूरा साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।